गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू ट्रू फॉल्स का सेकंड क्लास। आज हम लोग 2 चैप्टर पहले पिकअप करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। आज हम लोग करेंगे इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट हम लोग किए थे रेक्टिफिकेशन और बीआरएस। आज हम लोग विल टेक अप इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सब लोग कॉपी निकाल लो। इन्वेंट्री में से 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले वो 5 क्वेश्चन करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करो। जिसमें से हम लोग, मैं बता दूं, 4 और 5 आर क्वेश्चंस विच जिसका डिस्कशन हम नहीं किया अभी तक। ठीक है ना, ये मैं कराऊंगा, बट अगर आप लोग को कोई भी इसका नॉलेज है ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस इट्स डन लेट मी नो, ताकि मैं डिस्कशन करना चालू करूं आप लोग के साथ। ठीक है ना, चैट में डन लिख देना। 5 क्वेश्चन सॉल्व करो।
आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। Finished goods are normally valued at cost or market price, whichever is higher falls. Okay, वे easy था बहुत। whichever is lower होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला false था। Inventory under accounting standard 2 is valued on the basis of cost price or market price या NRV, ठीक है। whichever is less is correct, but current replacement cost नहीं, it will be NRV. Inventory under AS2 is valued on the basis of cost price or NRV, whichever is lower, ठीक है। Valuation of inventory at cost or NRV is based on the principle of conservatism. True. What is conservatism? Conservatism होता है we should account for all future losses, जो आने वाले सालों में अगर मेरे को लगता है मेरे को लॉस होने वाला है, आज ही हमको उसका संदेशा हो गया है, ठीक है ना, अंदेशा हो गया है कि मेरे को आने वाला टाइम पे लॉस होने वाला है, उसको हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आज मत रिकॉर्ड करो। कंजर्वेटिज्म बोलता है रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस टुडे, बट डू नॉट बुक एनी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर कॉस्ट सपोज 100 है, एनआरवी आपका वो बिकेगा 120 में, तो अकाउंट्स बोलता है इसको 100 में रिकॉर्ड करो। 120 में बिकेगा ना, तब बिकेगा तब देखेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे 20 रुपया ज्यादा। अभी आप लोग 100 और 120 100 ही रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये 20 रुपया जो एक्स्ट्रा अभी बुक मत करो, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो थर्ड पॉइंट ट्रू है। इसमें क्या होगा, आप ट्रू लिख के छोड़ नहीं सकते हो, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, ठीक है, और फिर एक्सप्लेन करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ट्रू लिखने से आप लोग ना 2 में से 1 या 1.5 दे देगा, आधा या 1 मार्क्स काट लेगा। तो जस्ट ट्रू लिख के छोड़ मत देना, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ट्रू में क्या करो ना, पूरा एक्सप्लेन करो, और फॉल्स में तो आपको लिखना है क्या सही है, बस हो जाएगा। 4 और 5 बढ़िया था। ये आप लोग एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल में कवर नहीं किए, इसलिए आप लोग को नहीं पता होगा, फिर भी ट्राई करो ना एक बार, एग्जाम में अगर आ गया। इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट्स should be valued at NRV, where cost of byproducts can be separately determined. पहला हम लोग को जानना है what is byproducts। आप जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो ना, आप जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो कभी कभी उस मशीन से ऐसा भी सामान बाहर आ जाता है जो आप बनाना नहीं चाहते थे, बट वो मशीन का बाई प्रोडक्ट है, माने वो मशीन से अपने आप निकलेगा ही, ठीक है ना। वेस्ट बोलते हैं उसको, वेस्ट, कि हम लोग उसको वेस्ट को भी ना बेच सकते हैं। वो जो वेस्ट निकला ना, उसका भी रेडिली मार्केट होता है, रेडी मार्केट अवेलेबल होता है उसको बेचने के लिए। देखो वेस्ट में भी बहुत जन डील करते हैं, राइट। तो मेरा जो मशीन जो मेन, इसको हम लोग बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, मेरा जो मशीन बना रहा है मेन प्रोडक्ट, उसका तो हम मार्केट में बेचेंगे। कभी कभी मशीन से एक और निकल जाता है प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, उसका वैल्यूएशन का बात कर रहा है। अगर यहां पहले लिख लो फॉल्स, पहले आप लोग फॉल्स लिख लो। इन्वेंट्री ऑफ बाई प्रोडक्ट्स शुड बी वैल्यूड एट एनआरवी, दिस इज करेक्ट, वेयर कॉस्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर हमको नहीं पता चल रहा है कॉस्ट, अगर हमको कॉस्ट नहीं पता चल रहा है, तो जितना में बिकेगा उसी को हम लोग मान लेंगे, उसी में वैल्यू कर लेंगे कि कितना में बिकेगा, ये बिकेगा 500 रुपए में, इसका कॉस्ट मान लेंगे 500। तो यहां पर लिखा हुआ है बाई प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। एनआरवी में कब वैल्यू होता है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। 5 डैमेज्ड इन्वेंट्री, आपका कोई सामान आग में जल गया, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट और वो हो गया खराब, वो हो गया खराब, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट आग में जल के खराब हो गया, तो वो डैमेज्ड हो गया। उसको आप सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉस्ट है था 500 रुपया, कॉस्ट था 500 रुपया, वो हो गया डैमेज, वो कभी भी 500 में भी नहीं बिक पाएगा। डैमेज्ड इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट से भी कम में बिकता है। डैमेज इन्वेंट्री आपका बिकेगा सपोज 300 रुपया में, तो इन एनी केस डैमेज इन्वेंट्री बिकेगा 300 रुपया में, तो किसमें वैल्यू हुआ, मार्केट प्राइस,
तो इन डैमेज इन्वेंट्री का केस में एनआरवी विल ऑलवेज बी लेस देन कॉस्ट, बिकॉज वो आपका सामान खराब हो गया, कोई खरीदेगा ही नहीं। आप बोलेंगे भैया 500 में ले लो, बोला भाई हमको बाजार में 500 में ऐसे ही मिल जाएगा, अच्छा सामान 500 में मिल जाएगा। सपोज मेरा लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, लैपटॉप का कॉस्ट है 30,000, तुम बोला भैया ये 30 में ही ले जाओ, हम प्रॉफिट में नहीं बेचेंगे, 30 में ले जाओ, तुम क्या बोलेगा, बाजार में भैया सब लोग 30 में ही बेच रहे हैं, तुमसे क्यों ले, तुम मेरे को 10 में बेचो तो तुमसे ले लेंगे, हाँ तब हम बेच दें, क्यों, खराब हो गया है। तो डैमेज इन्वेंट्री आप कॉस्ट में भी कभी नहीं सेल कर सकते हो, डैमेज इन्वेंट्री हमेशा कम में बेचोगे। तो इन सच अ केस हम लोग का जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कि कॉस्ट इज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, डैमेज इन्वेंट्री में एनआरवी हमेशा लोअर ही रहेगा, ठीक है। तो डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है, नहीं, इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट एनआरवी, ठीक है, इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट एनआरवी, फॉल्स। आप क्या लिखोगे, डैमेज इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट एनआरवी, ठीक है, खत्म करो यहां तक। सबका यहां तक हो गया तो डन लिखना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, राइट, डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री में एक ही थ्योरी क्वेश्चन है, बस एक ही थ्योरी क्वेश्चन है, इसका आप लोग फोटो खींच लेना और रीड कर लेना। इन्वेंट्री में ओनली वन थ्योरी क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सब लोग रीड करो अभी मेरे सामने, फोटो भी खींच लो और सब लोग रीड भी करो, टेक 2 मिनट्स। सबसे सिंपल डिफरेंस है पहला ही पॉइंट, पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक में क्या बोलता है, इन्वेंट्री हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिनते हैं और जितना भी है रिकॉर्ड कर देते हैं। परपेचुअल में हम लोग बुक्स पे डिपेंड करते हैं, बुक्स में कितना प्लस हुआ, बुक्स में कितना माइनस हुआ और बुक्स में कितना बैलेंस बचा है, बुक्स में जितना बैलेंस बचा है वही मेरा इन्वेंट्री होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक में हम एक्चुअल काउंट करते हैं, परपेचुअल में बुक पे हम डिपेंड करते हैं, जितना बुक बोलेगा कि इन्वेंट्री इतना होना चाहिए हम उतना ही इन्वेंट्री मान लेंगे, ठीक है। बाकी तो आप लोग का थ्योरी है, आप लोग याद कर लेना। मेन हम लोग को समझना परपेचुअल और पीरियोडिक का मेन डिफरेंस क्या है। पीरियोडिक मतलब आप एक्चुअल काउंट कर रहे हो, परपेचुअल मतलब आप बुक्स पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में, लिखो डेप्रिसिएशन। आ जाओ, तो पहला आप लोग को खींचना है फोटो इसका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। फोटो भी खींचो और रीड भी करो, ठीक है। आप लोग को जब भी कोई डेप्रिसिएशन के आंसर लिखना होगा ये मस्ट है, ठीक है। पूरा रीड करो एक बार इसको और इसको रीड करो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज तो चलो हम लोग को पता है, मेन सबसे है वेयर एंड टेयर,
सबसे मेन है वेयर एंड टेयर ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। तो ये तो आप ये तो रीड कर सकते हो, बट ये तो आप लोग को एकदम समझना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, क्या डेप्रिसिएशन होता है ये आप लोग को बताना है। रीड करो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। Question 8, question 5, question 6. What are the objectives of providing depreciation? What are the objectives of providing depreciation? Factors of depreciation. What are the factors? हमको लोग को याद है फॉर्मूला क्या था डेप्रिसिएशन का? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में किए थे सम ऑफ डिजिट्स मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड। उसमें क्या किए थे? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू समथिंग। एंड व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। So these are the factors affecting depreciation. Factors used for depreciation. You need cost of the asset, you need life of the asset, you need scrap value, और इसी दोनों से क्या आ जाएगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये अलग से नहीं चाहिए, अगर आपके पास ये और ये है तो आपको ये अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है ना? एंड रीड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ट्रू एंड फॉल्स। लिखो, सब कॉपी निकाल लो एंड लिखो ट्रू एंड फॉल्स।
ये कीजिए आराम से। ये फिर भी आप लोग को इजी लगेगा इन्वेंटरी वाला चैप्टर से, बिकॉज इसमें काफी नॉलेज है हम लोग को। तो ये नॉट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, खत्म करो एंड वंस इट डन लेट मी नो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला वाला का बताओ। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। पहला वाला केतन नंबर के साथ आंसर भेजो। पहला वाला इज फॉल्स, ओके राइट। देखो, अगर आप कोई एक्सपेंस प्रोवाइड करो नहीं करो वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। जिस भी आइटम को प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है, वो होता है अप्रोप्रिएशन। और जिस भी एक्सपेंस को आपको करना ही पड़ता है उसको बोलते हैं चार्ज। तो डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसको प्रोवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है। सेकंड वाला बोलो। सेकंड, सेकंड का आंसर एनीवन? सेकंड वन का आंसर फॉल्स है। केतन गलत आंसर, एक्सपेक्ट नहीं किया तुमसे हम। फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट। कॉस्ट से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं। वी नेवर शो देम एट मार्केट वैल्यू, ठीक है। 1 और 2 का सोल्यूशन देखो, आप लोग क्या लिखोगे, जस्ट रीड 1 और 2 का सोल्यूशन। ये 1 का सोल्यूशन है, ये 2 का सोल्यूशन है। रीड करो एक बार सब लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन 3 का आंसर भेजो। क्वेश्चन 3 एनीवन? गुड, सेम आंसर एज 2। 3 का भी फॉल्स है। 3 का आंसर फॉल्स है। यहां तक खत्म करो सब लोग।
ठीक है, 4 बहुत ही इजी है, जल्दी से बोलो 4। सबको ही पता होना चाहिए 4 तो। 4 इज फॉल्स। आप एक्सप्लेन कर देना। 10% में डेप्रिसिएशन पूरा साल के लिए दिया जाएगा एंड 10% पर आना अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ यूज। ठीक है। 5 वेरी गुड। इट इज अ नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो कैश प्रॉफिट इफेक्ट नहीं करता है। 5 इज ट्रू। 5 इज ट्रू। ठीक है। 6 वेरी गुड। 6 इज ट्रू। 6 ट्रू है। 7 फॉल्स। लैंड इज अ अप्रिशिएबल एसेट। 8 ये तुम दिल में ले लिया, अब सर आंसर राइट भेज रहे हैं। गुड। 8 इज ट्रू। 8 का आंसर ट्रू है। इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। हम क्या करते हैं, कॉस्ट है सपोज 1 लाख और 10 साल लाइफ है, तो हम हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करते रहते हैं, तो इसमें पैसा तो कम हुआ नहीं, तो हम लोग के पास 10 साल के बाद वापस 1 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, तो एलोकेशन का प्रोसेस होता है ये। ठीक है। 9 भी ट्रू है। वेरी गुड। इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। देखो यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो एवरेज ड्यू डेट। नेक्स्ट लिखिए एवरेज ड्यू डेट।
वेरी सिंपल 3 क्वेश्चंस, जल्दी से कवर करो। बहुत इजी था। लेट्स स्टार्ट। पहला वाला बताओ। फर्स्ट वन इज फॉल्स। एवरेज ड्यू डेट में अगर पेमेंट होता है तो ना ही डेटर को लॉस होता है ना ही क्रेडिटर को लॉस होता है, दोनों का ही लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ADD is the median average of several due dates for payments। 2 का बताओ। 2 का कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन होता है मिडिल डेट। क्या आपका ड्यू डेट्स का क्या मिडिल डेट लिया जाता है? एनीवन कैन चेंज द आंसर नाउ। ADD is the middle date of several due dates for payment। मीडियन मतलब होता है मिडिल, बीच का। सोच के तो बोलो आंसर, मैंने तभी बोला ट्रिकी क्वेश्चन है। ADD is not the middle date। सारे ड्यू डेट्स का मिडिल डेट नहीं लिया जाता है। तो क्वेश्चन इज मीडियन। मीडियन माने मिडिल है, एवरेज। एवरेज कर लिए हम लोग, सारा डेट्स का एवरेज कर लिए, नहीं गलत है। ठीक है, फॉल्स। ADD is the equated, the word is equated। ADD is the equated date of several due dates। यहां ध्यान रखना, मीडियन नहीं है, इक्वेटेड है। ठीक है, 3 बोलो। 3 इज तानिया, 3 ट्रू। वेरी गुड। मैंने क्लास में बताया था आप हमेशा फर्स्ट ट्रांजैक्शन को लेते हो, बट मैंने ये भी बताया था कि आप किसी को भी ले सकते हो। हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, इसकी कैलकुलेशन सिंपल रहे, बट आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स। देखो, due date of any transaction can be taken as the base date, however it is preferable। ये आपका अच्छा आंसर का तरीका होता है। any date can be taken but it is preferable to take the base date as the first transaction। but आपका आंसर क्या है? फॉल्स। आप सिर्फ पहला डेट नहीं ले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देख लो। ऑल ओके। एडीडी में कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, ट्रू फॉल्स आएगा या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। एडीडी से नो थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स कम टू अकाउंट करेंट। लिखो अकाउंट करेंट।
ये 4 क्वेश्चन है, खत्म करो, इजी क्वेश्चंस है। लेट मी नो वंस इट्स डन। आ जाओ, लेट्स डिस्कस। पहला पहला वाला बताओ, पहला वाला फॉल्स है। आप यहाँ एक्सप्लेन करना व्हाट इज रेडिंग इंटरेस्ट। देखो ये तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट जो बैंकर चार्ज करता है उसको रेडिंग नहीं बोलते हैं, तो आप ये बता दो कि रेडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज अ रेडिंग इंटरेस्ट। यहाँ देखो ये है रेडिंग इंटरेस्ट। पढ़ लो सब लोग। सब लोग ये लिखो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लिख लो 4 लाइन। रेडिंग इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट करने का थ्योरी के लिए। तो रेडिंग इंटरेस्ट हम लोग को नॉलेज होना पड़ेगा, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। और फॉर ट्रू फॉल्स रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब लिख लो, व्हाट इज रेडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन 2, 3, 4 आराम से कर लोगे, बिकॉज सारा का सारा रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन 2 बताओ। क्वेश्चन 2 बन गया, अब इजीली लिख लोगे ट्रू। और यहाँ पर ट्रू लिखने के साथ साथ रेडिंग क्या होता है ये भी बता देना, ठीक है। 2 का ट्रू है। 3 बताओ फॉल्स। भैया हम लोग सीखे हैं 3 मेथड्स है। 3 तीनों मेथड स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। 4 ट्रू है, देख लो। एक स्मॉल चैप्टर है सील ऑन अप्रूवल, उसका एक ही क्वेश्चन है, तो मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। रीड कर लो आप लोग। दिस इज सील ऑन अप्रूवल।
जस्ट रीड कर लो क्वेश्चन विद सॉल्यूशन,